ओके, आज ये लास्ट लेक्चर होगा इस ब्लॉक का, सही ना। बिल्कुल बेसिक लेवल मैंने करवा दिया, डिटेल्स तो बहुत है इसके अंदर, जितना कराया ना तो सफिशिएंट है। इसको इतना ही कर लेंगे तो उतना नीट लेवल आईआईटी में इस लेवल के लिए सफिशिएंट है इतना। एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ लेंगे जरूर, लेकिन तो अब इसमें हमें करना था लास्ट टॉपिक हमने किया था इसके अंदर, एस ब्लॉक के अंदर। मैं हल्का सा पीछे का रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इसमें पहले हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, सही ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा हमने? एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, इनकी डिटेल पढ़ी हमने दोनों की, चाहे वो अल्कली मेटल से या अल्काइन अर्थ मेटल से। इसके बाद हमने किया आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी में एक्सेप्शन नहीं है कोई भी कहीं पे भी, सही ना। बस कहीं पे ज्यादा वेरिएशन होगा, कहीं पे कम होगा, लेकिन एक्सेप्शन नहीं है कोई, नीचे आने पे डिक्रीज करेगी। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ गया। फिर इसमें आया हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बाद आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेंसिटी। तो मेल्टिंग पॉइंट में ग्रुप टू का सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रुप वन में तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ही करते हैं, ग्रुप टू के ज्यादा होंगे थोड़े ग्रुप वन से, क्योंकि इनके मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, साइज छोटा है। तो ये हो जाएगा। और ग्रुप टू में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था, मैग्नीशियम में सबसे कम, मैग्नीशियम में सबसे कम ऑर्डर याद होना चाहिए उसका। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई खास वेरिएशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे एस ब्लॉक का, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है जबकि इसकी आयनिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये डिस्कस किया हमने, ये खत्म कर दिया। इसके बाद हमने किया इसके अंदर फ्लेम कलरेशन कर लिया हमने पूरे डिटेल में। फ्लेम कलरेशन में कलर याद करने हैं सबके, सारे सबके कलर याद करने हैं। और इसके बाद फ्लेम कलरेशन के बाद आ गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया। फिर आ गया हमारा इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने तुम्हें बताया एक वर्ड से याद करना है, H2O से। एच से दो आ जाएंगे, एक तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन और रिएक्शन विद हेलोजन, दो ही आ गए। फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड एयर आ गया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड एयर आ गया। और लास्ट रिएक्शन विद वाटर, ये चार हो गए। इलेक्ट्रो पोटेंशियल या रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इसके अंदर आ जाता है। फिर रिएक्शंस विद लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अल्किल मेटल लिक्विड अमोनिया, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो रिएक्शन विद अल्किल मेटल लिक्विड अमोनिया इसके अंदर आ जाएगा। इसमें हाँ, जो बी, स्पेशली बेरिलियम के केस दोनों इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम हाइड्राइड की प्रिपरेशन एक कर लेना, दोनों केस आ जाएंगे इसके, बेरिलियम की हाइड्राइड, बेरिलियम का क्लोराइड, बेरिलियम का फ्लोराइड। फ्लोराइड का स्पेशल केस था एमोनियम। हम जब अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट को हीट करते हैं तो BeF2 मिलता है, +2NH3 + HF बाहर मिल जाता है, BeF2 की प्रिपरेशन थी। फिर इसका BeCl2 की प्रिपरेशन होती है पहले रिडक्टिव क्लोरीनेशन से। रिडक्टिव क्लोरीनेशन से मैंने तुम्हें चार चीजों की प्रिपरेशन कराई थी, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, BeCl3, और एक और था AlCl3। तो BeO+C+Cl2 रिवर्सिबल रिएक्शन थी, BeCl2 मिल जाता है। BeCl2 में LiLH डाल देते हैं तो BeH2 मिल जाता है। बेरिलियम की हाइड्रेट के लिए थोड़ी सी दिक्कत थी, नहीं तो फिर सब प्रिपेयर हो जाते हैं इसमें। अच्छा, इसके ये बता दिया मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जिसमें इंपॉर्टेंट था बेरिलियम से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद मैंने यूजेस बता दिया अल्कली मेटल्स के, यूजेस बता दिया अल्काइन अर्थ मेटल्स के, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर में आए हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं, तो वो भी करना है तुम्हें। फिर मैंने बता दिया इसके अंदर कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में हमने चार डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट Na2CO3, Na2CO3। Na2CO3 में मैंने कहा लीबलैंक्स मेथड डिस्कस कर लिया था क्या? एनसीईआरटी में नहीं है ये। No, sir, not लीव yet. लीबलैंक्स Not मेथड, yet. ओके। लीबलैंक्स मेथड जो है, ये तुम्हें करना है, एक बार कर लेना जरूर, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे NaCl में तुम्हें याद होगा, मैं तो जल्दी से बताता हूँ इधर ही, सबने नोट से तो किया होगा। NaCl में H2SO4 डाला तो मिलता है पहले NHSO4, HCl की प्रिपरेशन भी होती है इसके थ्रू। फर्स्ट स्टेप से इसके HCl की प्रिपरेशन होती है, ये 12th से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड की प्रिपरेशन, HCl की प्रिपरेशन होती है इसमें, जब एक H इसका डिस्प्लेस होगा, वीकर एसिड HCl को अलग कर देगा और स्ट्रॉन्गर एसिड सॉल्ट बना देगा NHSO4। फिर NHSO4 में दोबारा NaCl डाल देंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ पे Na2SO4, जिसमें हम सल्फर का रिडक्शन करेंगे विद कार्बन, तो Na2S मिल जाता है। Na2S में हम डाल देते हैं CO2, CO2 डाल देते हैं तो Na2CO3 तो मिलता ही है। और साथ में हम इसके ना एक इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए CaCO3 भी डालते हैं, CaCO3, जो कैल्शियम सल्फाइड या सल्फेट की इम्प्योरिटीज को बाहर निकालता है। तो इसमें हमें मिल जाता है Na2CO3, Na2CO3 मिल जाता है इसमें। तो ये इसकी प्रिपरेशन थी इसके अंदर, और CaCO3 डाला था इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए। बस इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे Na2CO प्रिपेयर हो ही रहा है, साथ में K2CO3 भी प्रिपेयर हो जाता है, जो सॉल्वेज प्रोसेस से प्रिपेयर नहीं हो रहा था। तो ये लीबलैंक्स मेथड है, ना मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया तुम्हें ये, अदरवाइज मैंने लेक्चर्स जो तुम्हें भेजे हैं उसमें करवा रखा है पूरा ढंग से।
तो ये कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में Na2CO3 हमने डिस्कस किया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि K2CO3 इससे प्रिपेयर क्यों नहीं होता है सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन करना तुम्हें। इसके अलावा NaCl इसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया था, यूजेस भी इसके। NaCl के बाद लिया हमने NaOH, जो कैसनर केलर सेल के थ्रू प्रिपेयर हुआ, कैसनर केलर सेल के थ्रू। फिर आया था NaHCO3। ये 4 कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन में हमने कर ली थी और इसके यूजेस पढ़ लिए थे। ये हमने खत्म कर लिया था। इसका तो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन भी मेंस के पेपर में आया था, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ये तुमने पढ़ा होगा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स इनटू सेल मेम्ब्रेन, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये थे सोडियम की इंपॉर्टेंस। ऐसे ही पोटेशियम की बताई थी, एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ सोडियम, सोडियम की हेल्प से। अच्छा, ये बता दिया था। और इसके अलावा था कि इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, उसमें भी पोटेशियम यूज करते हैं। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम। क्या रीजन था इसका इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कि सोडियम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। अब देखो ये मैंने पता नहीं डिस्कस मेरे वगैरह नहीं किया है, देखो एक बार रिकॉल करते हैं ना कुछ पॉइंट्स आ ही जाते हैं ना ये। तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा ना रिकॉल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम। तो इसका रीजन सिंपल था कि सोडियम जो है इसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी रिएक्शन थोड़ी स्लो होंगी, तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। पोटेशियम इसका आयनेशन एनर्जी क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आसानी से रिलीज करेगा, ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसकी रिएक्शंस को कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए सोडियम इज फाउंड टू बी, ये मेन रीजन है, सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम। सोडियम चीप आता है और पोटेशियम थोड़ा सा कॉस्टली है, तो ये भी हम कह सकते हैं। अदरवाइज मेन है कि रिएक्शंस ऑफ सोडियम कैन बी कंट्रोल्ड इन ए बेटर मैनर एज कंपेयर टू पोटेशियम, ये तुम्हें बोलना है इसके अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, चैप्टर को एक बार एक तरह से रिकॉल कर लिया है। और अब हमें जो करना था फिर, हाँ एक चीज और थी कि एनामलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप, ये भी हमने पढ़ा इसके अंदर, एनामलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, जो हमारा लास्ट टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, फिर सीमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, और इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो पेपर में पूछी जाती है। तो पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, इसको जल्दी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, क्योंकि इसकी रिएक्शन तो बहुत कॉमन है, शायद मैंने पढ़ा भी रखी हूँ, ऐसा भी हो सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, सही ना, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में वही तुम्हें ध्यान होगा, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम वही 4 पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट आ गया हमारा क्विकलाइम, CaO, सेकंड कह लो तुम CaOH होल ट्वाइस, एक ही से बनता जाएगा सारा, देखो। फिर आएगा CaCO3, फिर CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम होता है, और CaCO3 डॉट हाफ H2O वो होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस H2 लिख सकते हैं। देखो अगर तुम देखोगे ना इसमें, तो CaO में तुमने वाटर डाला तो CaOH होल ट्वाइस बन गया, CaOH होल ट्वाइस में CO2 डाला तो CaCO3 बन गया। मेन रिएक्शन यही है इसकी, ये मेन रिएक्शन इसकी है। और एक्सेस में डाल देंगे CO2, CO2 जो मिल्की मिला ना तुम्हें, CO2 गैस टर्न्स दिस लाइम वाटर मिल्की। अगर एक्सेस में हमने CO2 पास कर दिया इसके अंदर, ये सब रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में, तो CaHCO3 होल ट्वाइस मिल जाएगा, और ये सॉल्युबल है। मिल्कीनेस डिसअपियर्स पढ़ते हैं ना, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स ऑन एक्सेस पैसेज ऑफ द गैस, तो ये सॉल्युबल हो जाता है, यही चीज है इसके अंदर। देखो अब जैसे मेरे को CaCO3 की CaO की प्रिपरेशन करनी है, तो नेचुरल सी बात है, मैं किसको हीट करूंगा, CaCO3 को। इसको हीट करेंगे 1100 केल्विन के आसपास, CaO बता रहा हूँ मैं, CaCO3 को जब हम हीट करेंगे 1100 केल्विन के आसपास हीट कर देंगे, तो मिल जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और मिल जाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट एमोर्फस पाउडर है, और CaO अट्रैक्शन तो तुम्हें दिख ही रहा है, ज्यादा होगी इसके अंदर। तो 3000 केल्विन, 2900 केल्विन के आसपास का मेल्टिंग पॉइंट होता है, 2900 केल्विन के आसपास। और इसको ज्यादातर ना, ये मॉइस्चर को तो आसानी से एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, ज्यादातर इसको हम यूज करते हैं एज ए फ्लक्स, मेटलर्जी प्रोसेस में एज ए फ्लक्स, जो
गैंग पार्टिकल्स को क्लीन करेगा, गैंग पार्टिकल्स को हटाएगा, गैंग पार्टिकल्स गंदगी को हटाएगा, एक तरह से इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा। इसको याद करने का तरीका, जैसे CaO है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या बनेगा, ये करो, ये फ्लक्स का काम करता है। तो जैसे अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी से SiO2 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CaO की रिएक्शन करा दी मैंने CO2 के साथ, CaO की रिएक्शन करा दी SO2 के साथ, CaO की रिएक्शन करा दी P4O10 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इनके साथ क्या क्या बनेगा, ये तुम इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से, इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी से, करो जल्दी से कंप्लीट। हाँ कर लिए रिएक्शंस, कौन बताएगा रिएक्शन जल्दी से। गर्भ। सर पहले में CaOH होल ट्वाइस, हम्म। फिर सर CaSiO3, हाँ। फिर सर CaCO3, हम्म। फिर सर CaSO4। SO3। ओके सर, फिर नेक्स्ट वाले में Ca3PO4 होल ट्वाइस। Ca3PO4 होल ट्वाइस, बिल्कुल सही है, सारी रिएक्शन सही है। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना ढंग से। इसमें ये काम कर रहा है फ्लक्स का, ये काम करता है फ्लक्स का, ये होता है गैंग पार्टिकल्स। ये रिएक्शन यूज होती है आयरन की एक्सट्रैक्शन में, ये गैंग पार्टिकल्स हैं। और ये यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट बनता है, स्लैग कहते हैं इसको। इसकी डेंसिटी कम होती है आयरन से, मोल्टन आयरन से, तो ये आयरन के ऊपर तैरता है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। ऐसे यहाँ पे ये फ्लक्स का काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है गैंग, और ये हमारे पास स्लैग है, इसको थॉमस स्लैग भी कहते हैं, थॉमस स्लैग यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स।
ये IIT एडवांस में पूछा हुआ एक बार, थर्मल स्लैग यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, तो इसको ध्यान रख लेना जरूर, ठीक है ना। तो CaO, ये रिएक्शन में फ्लक्स को ऐसे याद कर लेंगे, फ्लक्स क्या है, लक्स से याद कर लेंगे। लक्स सोप जो होता है ना, साबुन क्या करेगा, गंदगी को दूर करेगा, तो ये गंदगी है यहाँ पे सिलिका की गंदगी को साफ करेगा, बनेगा स्लैग। फ्लक्स को लक्स से और गैंग को गंदगी से, ऐसे याद कर लेना जरूर। और CaO प्लस P4O10 रिएक्शन समझ आ रही होगी तुम्हें। CaO क्या है, बेस है, CaO होल ट्वाइस, और ये P4O10 क्या है, H3PO3 है, H3PO4। सॉल्व करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन हुई है, CA3PO4 ट्वाइस बन जाएगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो रिएक्शन से समझ आ जाएगा, ये इजी है बहुत, ऐसा नहीं रिएक्शन टफ है, याद करनी है, समझ के करना बिल्कुल इसको। तो यहाँ पे मैंने CaO की डिटेल बता दी तुम्हें, CaO की डिटेल हो चुकी है, सही ना, CaO की डिटेल हो चुकी है। और CaO जो है मेन कंपोनेंट होता है सीमेंट की इंडस्ट्री का। CaO इज मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है ना, सीमेंट तो आपको पता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होता है ये। और एक कंट्री की सक्सेस जो है सीमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टील और आयरन पे डिपेंड करती है, सही ना, जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होते हैं, इस पे भी डिपेंड करती है, सीमेंट के ऊपर भी। तो क्या कहते हैं, सीमेंट जो है इसके अंदर मेन कंपोनेंट होता है CaO, ये मान के चलो इसके अंदर 50-60% होता है, ये सबने पढ़ा भी होगा, सीमेंट होता है 50-60% इसके अंदर। दूसरा सिलिका, जो सैंड मिट्टी वगैरह जो कहते हैं, ये होता है 20 से 25% के आसपास, 20 से 25% सेकंड ये होता है मेजर अमाउंट में। फिर इसके अलावा Al2O3 5-10% के आसपास। फिर आ जाता है MgO, ये 3 मेजर है। फिर MgO आ जाता है 2 से 3%, 2 से 3% आ जाता है। और 2 बच गया ना, SO3 और Fe2O3, ये दोनों 1 से 2%, 1 to 2%, 1 to 2%। रेशियो चेक करते हैं हम इसका, इन दोनों का रेशियो जो है ना, इन दोनों का रेशियो मिलाकर इसके साथ कितना होना चाहिए, 2:1। 2:1 में CaO अपॉन में इन दोनों का कंबाइंड रेशियो 2:1 में होना चाहिए। इन दोनों का कंबाइंड रेशियो कितने होना चाहिए, 2:1 में। ये अच्छे सीमेंट के लिए, सही ना, अच्छे सीमेंट के लिए होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। समझ गया कि नहीं है, तो इस चीज को भूलना नहीं है। CaO का जो रेशियो है अपन में सिलिका प्लस Al2O3 का, ये 2:2 तुम्हें दिख भी रहा होगा इससे, सिलिका का अपॉन में Al2O3, ये आना चाहिए लगभग, ये इधर से आ गया 2.5 और 5 से 4, 2.5 से 4 के बीच में, 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए रेशियो इसका। तो ये ध्यान से, फिर इसके अंदर ये सीमेंट का कंपोजिशन बता दिया मैंने कंप्लीट। फिर सीमेंट के अंदर हम जिप्सम थोड़ा सा ऐड करते हैं, क्योंकि सीमेंट पता ही है सबको, हल्का सा भी मॉइस्चर आ जाएगा तो जम जाता है, पत्थर बन जाता है। तो टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट इतनी जल्दी सेट ना हो, उसके अंदर हम थोड़ा सा जिप्सम ऐड करते हैं। तो पूछ सकते हैं फंक्शन ऑफ दिस जिप्सम टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे सीमेंट के पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, इतना पढ़ देंगे सफिशिएंट है, याद करना है इसको ढंग से। अब नेक्स्ट आ जाता है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कैसे बनेगा, वो तो तुम्हें समझ आ ही गया, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर जब पानी पड़ेगा तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम ये कैल्शियम ऑक्साइड को ध्यान रखना कि क्विक लाइम भी बोलते हैं, ये नाम से भी आता है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसके। और इसको बोलते हैं ना CaO जो बना है, भी ये थोड़ा सा पानी डाला है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ये लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर डाला है, तो ये बनता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, है ना, स्लेक्ड लाइम बनता है। फिर इसके अंदर जब तुम डाल दोगे थोड़ा सा और पानी, वाटर और ऐड कर दोगे, तो अब जो CaO आएगा, अब जो CaO आएगा, इस पहले ऊपर क्या बोल रहे थे, स्लेक, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, क्या था नाम इसका, स्लेक्ड लाइम। अब इसमें पानी मैंने अगर और डाल दिया तो अब ये बन जाएगा, ये व्हाइट टर्बिडिटी जो आएगी ना, व्हाइट टर्बिडिटी, ये इसको बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम,
मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, और इसके बाद अब एक्सेस में वाटर डाल दिया, अगर एक्सेस में वाटर डाल दिया तो अब बन जाएगा CaOH ट्वाइस की क्लियर सॉल्यूशन। अब CaOH ट्वाइस की क्लियर सॉल्यूशन मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। ये लाइम वाटर है, क्लियर सॉल्यूशन होगी लाइम वाटर। ये जो है ना, ये वाली चीज, ये ध्यान रखेंगे, मिल्क ऑफ लाइम जो बोला मैंने, मिल्क ऑफ लाइम है ना, मिल्क ऑफ लाइम ये है क्या, सस्पेंशन ऑफ सिलिक ड्राइम एक तरह से। सस्पेंशन, सस्पेंशन पढ़ा होगा ना, ये तुमने पढ़ा होगा। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन जैसे इसको कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सोल और सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन वाली फॉर्म जो है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। और ये जो तुमने देखा होगा ना, ये जो पान वाले यूज करते हैं, वो जो चूना वगैरह यूज करते हैं ना, हल्का सा गीला होता है जो, वो ये चीज है, ये मिल्क ऑफ लाइम। ये ध्यान रखना है इस चीज का, इंपॉर्टेंट है ये। एक एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी है कि लाइम वाटर और इसमें मिल्क ऑफ लाइम में क्या डिफरेंस है, लाइम वाटर और मिल्क ऑफ। तो एक्वस सॉल्यूशन अगर होगी, एक्वस सॉल्यूशन अगर होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लाइम वाटर क्लियर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जो है, मतलब पानी ज्यादा अमाउंट में, तो ये बोलेंगे। और सस्पेंशन होगा, अगर सस्पेंशन अगर होगा स्लेक्ड लाइम का, तो उसे बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम। ये डिफरेंस कर लेना दोनों में, लाइम वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सस्पेंशन ऑफ सिलेक्ट लाइम है तो उसे बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे जरूर। फिर इसके बाद इसके बारे में तुम्हें पता ही है कि इसके पास जैसे ही हम CO2 पास करेंगे, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, व्हाइट टर्बिडिटी, सही ना, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। ध्यान रखना कि प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी में डिफरेंस होता है, प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी में डिफरेंस होता है। टर्बिडिटी जो होती है ना, वो एक्चुअल में होती सॉलिड है, लेकिन वो मेन सॉल्यूशन के ऊपर तैरती है, सही ना, मेन सॉल्यूशन के ऊपर तैरती है। लेकिन जो प्रेसिपिटेट होता है ना, वो नीचे जाके बैठ जाता है, वो भारी होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, उसको नीचे जाके बैठ जाता है। अब इसमें मैं एक्सेस में H2 और CO2 पास कर दूंगा, अगर एक्सेस में H2 और CO2 पास कर दूं, तो मिल जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। ये क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगी, तो ये अब सॉल्युबल हो गया, ये हो गया सॉल्युबल। तो ये वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे। CO2 विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की, CO2 गैस हो या SO2 गैस हो, अगर SO2 भी होती ना, वो भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, CaSO3 मिलता है, CaSO3, वो भी सेम टर्बिडिटी के फॉर्म में मिलेगा। और जैसे ही हम एक्सेस ऑफ SO2 पास करेंगे, तो उसमें भी कैल्शियम बाइसल्फाइड मिल जाएगा, CaHSO3 होल ट्वाइस। क्लियर सॉल्यूशन इसकी भी मिलेगी। दोनों गैसेस का पता लगाने के लिए, क्या किसी को भी याद है ये कैसे पता लगाते हैं दोनों गैसेस का, कि SO2 गैस ने लाइम वाटर को मिल्की किया है कि CO2 गैस ने लाइम वाटर को मिल्की किया है, क्या किसी को भी याद है ये? सर KMnO4 डालते हैं तो फिर MnO बहुत अच्छे MnO4 नेगेटिव आ जाता है। हाँ सही, गर्व 10th में इसको याद था, और किसको याद था गर्व के अलावा? नहीं, वेदांत को याद है, और So Cr2O7 वेदांत, also. हाँ उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डाइक्रोमेट आयन से भी कर सकते हैं हम, पर मैग्नेट की सोल्यूशन से भी। वेदांत को, हेमांग को, कृष्णा, कनेश, निशी, मैं बोला करो आंसर फिर, मयंक, चलो 6-7 बच्चों को याद था ये। चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट एक तो रिएक्शन मैंने बता दी। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन इसी की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ब्लीचिंग पाउडर, ये भी शायद 10th में पढ़ा होगा। ब्लीचिंग पाउडर CaOH ट्वाइस है, इसमें Cl2 डालते हैं, अगर CaOH ट्वाइस में Cl2 अगर डाल देंगे, Cl2 डाल देंगे ना, तो इससे मिलता है CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस प्लस 2H2। ये क्या है, मिक्सचर जो होता है ना, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। एक्चुअली हम पढ़ते हैं ये CaOCl ट्वाइस, मतलब एक तरह से शॉर्ट फॉर्म कह लो उसको। इसके अंदर Cl की दोनों शेड आ गई ना, Cl की +1 शेड भी आ गई, Cl की -1 शेड भी आ गई, तो इसलिए दोनों का मिक्सचर, ये दोनों मिलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं, ये बन गया, इसलिए इसको भी ब्लीचिंग पाउडर बोला हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ये है, CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। इस पूरे को जो मतलब जो भी रिएक्शन में बन रहा है, Cl2 को छोड़ दो सिर्फ, बाकी सब किस में आता है, ब्लीचिंग पाउडर में, इसको भी लेके बाकी सब आएगा ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। तो IIT के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ इसका कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन कितना ब्लीचिंग पाउडर में,
तो जिसको ब्लीचिंग पाउडर का कंप्लीट फॉर्मूला पता है वो निकाल सकता है। निकालोगे तो 35-36% आता है लगभग, तो ये याद रख लेंगे 35%। और ये पूरा याद रखना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। CaO में Cl2 डालेंगे तो ये बनता है। ये CaCl2 के अंदर ध्यान देंगे, CaCl2 के अंदर Cl है -1 में, इधर Cl है +1 में, और इस CaOCl2 को देखोगे ना, तो इस CaOCl2 के अंदर ये टूटता है जब, तो Ca2 प्लस OCl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये Cl +1 वाला भी आ गया, इधर Cl -1 वाला भी आ गया। इसीलिए मैंने बोला कि इन दोनों को मिलाकर के ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, CaOCl2। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर बता दिया मैंने कि क्या होता है। सर और ये हमने, हाँ बोल कर। सर 35% जो है वो फ्री Cl2 मिलता है ना? हाँ हाँ, ओके सर। अच्छा अब ये मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये जो यूज कहाँ पे होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कहाँ पे यूज होता है, सबको पता है ना, व्हाइट वॉश में यूज करते थे इसको पहले, अब तो लोग कम यूज कराते हैं, लेकिन ये व्हाइट वॉश में मेनली यूज होता था। इसका डिसइंफेक्टेंट नेचर भी होता है, यानी जम्स को किल भी करता है, सही ना, जम्स को किल भी करता है, तो ये यहाँ यूज करते हैं इसको। और भी बहुत सारे यूज है, एज ए बेस की तरह यूज करते हैं। लाइम वाटर तो देख ही लिया, नॉर्मली डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी इसको यूज करते हैं, काफी जगह यूज होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह भी यूज होता है, तो काफी यूजेस हैं इसके। नेक्स्ट स्टेप है CaCO3। इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, डिटेल सबको पता है इसकी। मार्बल घरों में भी यूज होता है, सही ना। तो ये रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ, तो एसिड अगर पड़ जाता है इसके ऊपर, तो कुछ टाइम के बाद ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ टाइम में पाउडर में कन्वर्ट होता है। प्रिपरेशन में इसकी बता चुका हूँ। जैसे ही हम लाइम वाटर, CO2 गैस को पास करेंगे लाइम वाटर के अंदर, तो वो CaCO3 बना देगा। एक्सेस में पास करेंगे तो CaHCO3 होल ट्वाइस बन जाएगा। और ये हमने हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर जैसे जो हार्डनेस को दूर किया था ना, टेम्परेरी हार्डनेस को, क्लार्क्स मेथड में, उसमें भी CaCO3 बनता है, उसमें भी CaCO3 बनता है। तो ये कर सकते हैं। और एसिड से जरूर रिएक्ट करेगा ये। एसिड इसके ऊपर पड़ गया अगर H2SO4 स्पेशली बोलते हैं ना, ये पड़ जाएगा तो ये पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4 + 2HCl, तो ये पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये CaCO3 के अंदर मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, CaCO3 में H2SO4 डाल देंगे प्लस H2O + CO2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी ये करना है तुम्हें, ना। CaCO3 जैसे मैंने बोला, CaO जो है एज ए फ्लक्स का काम करता है। एक्चुअल में इसको नहीं लेते फ्लक्स, हम लेते हैं CaCO3 को, गर्म होते ही ये CaO दे देता है। तो फ्लक्स की तरह ये यूज होता है। आयरन का अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें से जो गैंग पार्टिकल्स हटाना है, उसके लिए फ्लक्स को यूज करते हैं एज ए इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। फ्लक्स को इसकी तरह यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। फिर इसके अलावा ये जो च्युइंग गम होता है उसके अंदर भी यूज होता है, ये टूथपेस्ट है उसके अंदर भी यूज होता है। काफी ऐसे यूजेस हैं इसके। फिर नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तुम्हें पता है, जिप्सम को हीट करते हैं। जिप्सम को हीट करेंगे जब हम 393 केल्विन पे, CaSO4.2H2O है, जिप्सम को हीट कर देंगे 393 केल्विन पे, तो CaSO4.12H2 मिल जाएगा। ये है, सही ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर उसको मैं ज्यादा हीट कर दूंगा, इससे इससे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे ना, ग्रेटर देन 393 केल्विन, तो ये दे देगा CaSO4, जिसे बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। तो CaSO4 दे देगा जिसे क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। और POP का यूज, तो POP कहाँ कहाँ यूज होता है सबको पता होगा। POP कहाँ यूज होता है ये? So for making the cast of the fractured bones, हाँ फ्रैक्चर, बिल्कुल। and then फॉर making statues. स्टैचूज वगैरह में यूज होता है। POP घरों में भी हम यूज करते हैं, है ना। मतलब कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसको। और फॉर इमोबिलाइजिंग फ्रैक्चर्ड बोन, मतलब किसी पार्ट को जो जिसमें फ्रैक्चर हो गया है बोन में, या फिर स्प्रेन आ गया है, तो उसको इमोबिलाइज करने के लिए, ताकि उसमें मूवमेंट ना हो और आसानी से जुड़ जाए, तो उसके लिए हम इसको POP को यूज करते हैं। आजकल इसका यूज थोड़ा कम हो गया, लेकिन हम यूज करते हैं इसको। तो ये इसके अंदर करना है तुम्हें, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के अंदर से। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में ये है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, मेरे को जो बताना है तुम्हें, वो है सॉलिबिलिटी के अंदर। मतलब इसका क्वेश्चन, जैसे मैंने तुम्हें बोला ना कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सॉलिबिलिटी वो वाला, क्या क्वेश्चन था वो, ये लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने ये बताया ना तुम्हें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, कि लिथियम आयन का साइज छोटा, हाईली हाइड्रेट होगा पानी के अंदर, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा, वो कंपनसेट कर देगी आयनेशन एनर्जी को, इसलिए लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने तुम्हें बोला ये क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसे ही ना,
ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी जो अब मैं बताऊंगा तुम्हें सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, वो आना ही आना है पेपर के अंदर। मैं वही बता रहा हूँ पहले तुम्हें, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है ये, मतलब इससे तो काफी क्वेश्चन कवर होते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर। और अगर तुम्हें ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी के लिए कोई भी सॉल्ट सॉल्युबल है कि नहीं है सॉल्युबल, जैसे मैं NaCl की बात करूँ, NaCl पानी में सॉल्युबल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, पहले तो तुम्हें अगर इसके आयंस अलग हो जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी देंगे, ये हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो हम चाहेंगे ये कम हो। अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हम बोलेंगे इसका लैटिस ब्रेक ही नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। जनरली क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी उल्टा होंगे एक दूसरे के। लैटिस एनर्जी ज्यादा तो आयंस अलग नहीं होंगे, आयंस अलग नहीं होंगे तो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो लैटिस एनर्जी हम चाहेंगे सॉल्युबल होने के लिए कम हो, और उसके बाद Na+ आयंस पानी में जाकर एक्वस फॉर्म में हाइड्रेट हो जाए, Cl- एक्वस फॉर्म में हाइड्रेट हो जाए और रिलीज करें बहुत सारी हाइड्रेशन एनर्जी। और ये हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि वो लैटिस एनर्जी को कंपनसेट कर दे, तो उस केस में हम बोलेंगे कि सॉल्ट सॉल्युबल। हम हमेशा चाहेंगे कि फॉर ए सॉल्ट टू बी सॉल्युबल, हाइड्रेशन एनर्जी जो है शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी टू बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो ही सॉल्ट सॉल्युबल होगी। सही ना, हम हमेशा यही चाहेंगे। तो अब ना एक रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ, 99% तुम्हारे आंसर करेक्ट आएंगे। अगर कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस, अगर कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगी। मैक्सिमम आंसर सही आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे आंसर सही आते हैं, छोटी क्लास में पढ़ाते यही है, जो ट्रिक बताते हैं ना कि कैटायन एनायन के साइज में अगर डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्ट सॉल्युबल होगी। लेकिन अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो कंसेप्ट, वो इससे इससे नहीं करेंगे। जैसे मैं मेन कंसेप्ट बता देता हूँ तुम्हें अभी, ताकि तुम्हें ये दिमाग में रहे। एक इसका क्वेश्चन आना है, बेरिलियम के कार्बोनेट्स, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, BaCO3। तो इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं कि इनका सॉल्युबल, ये इनका सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा नीचे आने पर, और या फिर BeSO4 और BaSO4, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4। देखो इसके लिए ना बातें दो तीन है जिससे तुम याद तो रख ही सकते हो। देखो तुम्हें अगर ध्यान होगा ना सबको कि BaSO4 का तो वाइट PPT होता है, तो ये तो सॉल्युबल होगा ही नहीं, यानी सॉल्युबिलिटी नीचे आने पर डिक्रीज कर रही है। यानी सॉल्युबिलिटी नीचे आने पर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इस केस में भी इस केस में भी, दोनों केस में। BaCO3 का भी वाइट PPT होता है, BaSO4 का भी वाइट PPT होता है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, नीचे आने पर डिक्रीज कर रही है, तभी तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। याद करने का तरीका तो यही है। एक चीज और दिमाग में रख लेंगे अगर याद रखते हो तो, बेरिलियम के जितने सॉल्ट्स है ना, मैं सॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ, बेरिलियम के जितने सॉल्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, बेरिलियम के सॉल्ट्स। ये याद रख सकते हो एक लाइन। दूसरा, अगर तुम कैटायन एनायन के डिफरेंस से देख रहे हो ना, तो वो भी यहाँ निकल जाएगा। सबसे ज्यादा कैटायन एनायन का डिफरेंस Be और SO4 में, Be तो ये साइज है सिर्फ, और सल्फेट का ये साइज है। Mg का ये थोड़ा बढ़ गया, Ca का और बढ़ गया, Sr का और थोड़ा बढ़ गया, Ba का और बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा साइज में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सल्फेट आयन तो बहुत बड़े होते हैं, कार्बोनेट आयन भी बड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा साइज में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सबसे ज्यादा साइज में डिफरेंस आएगा बेरिलियम, है ना, बेरिलियम और सल्फेट आयन के अंदर, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होगी। रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ, रीजन प्रॉपर जो लिख के आना पेपर में। अभी तक मैंने जो बताई बातें बताई वो सिर्फ ट्रिक्स है, कोई मार्क्स नहीं मिलना उसका सब्जेक्टिव में। तुम्हें पेपर में क्या लिख के आना है, जैसे से हम नीचे जाएंगे, जैसे से नीचे आएंगे, सल्फेट आयन का साइज बहुत बड़ा है, मैं सल्फेट के लिए बता रहा हूँ, कार्बोनेट के लिए एज इट इज लिख देंगे। सल्फेट आयन का साइज बहुत बड़ा है, जैसे से हम नीचे जाएंगे तो लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी जो है इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सल्फेट आयन है ही इतना बड़ा, कैटायन का साइज कोई मतलब ही नहीं है, साइज सबके बॉन्ड बने हुए इनके साथ, कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा लैटिस एनर्जी में। लैटिस एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, या डिक्रीज करेगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लैटिस एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, या डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज वेरी लेस। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी Be2+ तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो हाईली हाइड्रेट होगा वाटर के अंदर, हाईली हाइड्रेट होगा वाटर के अंदर, तो हाईली हाइड्रेट होगा, तो नीचे आने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। बात समझ कि नहीं, लैटिस एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लैटिस एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इसलिए सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम होती है। अदरवाइज मैंने तुम्हें डिटेल अगर दी होगी ना, तो ये तुम्हें बताया होगा लैटिस एनर्जी, जो कि कैटायन एनायन दोनों आपस में बंधे हुए हैं, जैसे बेरिलियम और सल्फेट के बीच में होगी ना लैटिस एनर्जी,
तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R प्लस अपॉन R माइनस के, और हाइड्रेशन एनर्जी अलग अलग आयंस की होती है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस होगी प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R माइनस होगी। अब R माइनस बहुत बड़ा तो इधर ये खत्म, R माइनस बहुत बड़ा तो इधर यही खत्म। तो इसलिए अब तुम खुद देख लो, आयन तो एक ही है, एनायन तो एक ही है, तो लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। सेम केस इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे, सेम केस इसके अंदर। और हाइड्रोक्साइड्स के केस में ना, हाइड्रोक्साइड्स के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, याद रख लेना, बढ़ती है। इसके जस्ट उल्टा आंसर लिख के आना। यहां तक कर लेंगे, अभी मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा तुम्हें थोड़ा सा और।